हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम खत्म कर देंगे हमारा जो 15th चैप्टर है क्लास 12th का, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना चाहिए। सो गाइस, इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम पर। और गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में वीडियो के कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है। अब हमने लास्ट जो टॉपिक में पढ़ा था उसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की। ठीक है। बट किस तरीके से कंजर्व करें और क्यों कंजर्व करें, है ना? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना? और थोड़ा तो हमने समझा कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। आज हम तीन अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स समझेंगे कि हमें क्यों एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। सो गाइज अभी तक हमने ये चीज़ तो समझ ली कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या किसी भी तरीके के एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हैं पूरे अर्थ पर, है ना। बट वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहे हैं नेचर में, और हम उस बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं ना, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं या जो एक्सटिंक्शन के करीब जा रहे हैं, जो इंडेंजर्ड हैं, है ना। और अगर हमें ये बैलेंस को मेंटेन करना है तो हमें किसी तरीके से रोकना होगा ये एक्सप्लॉयटेशन जो ह्यूमंस ही कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो गाइस, तीन आर्ग्यूमेंट्स है ना, अलग अलग लोग तीन तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि क्या रीज़न होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो बोलते हैं कि नैरो, ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं नैरो, ठीक है, नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नैरो यूटिलिटी, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या यूटिलिटी या क्या यूजेस हैं बायोडाइवर्सिटी के, और उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि इन रीजंस के वजह से, इन यूजर्स की वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। नैरो जो यूटिलिटी हम देखते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं नेचर से, है ना, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, वो फूड हो सकता है ना, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, फायरवुड हो सकता है, ठीक है, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट है ना। बहुत सारे तरीके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, है ना, और फिर मेडिसिन्स, ये सारे जगह पर हम यूज़ करते हैं ये पूरा जो डाइवर्स इन्वायरमेंट है उसको, है ना। और ऐसे ही हम बोलते हैं कि जो टोटल ड्रग्स इस टाइम पर मार्केट में बिक रही हैं, उसकी 25% ड्रग्स डिराइव होती हैं प्लांट्स से, है ना। और 25,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, है ना, कहाँ पर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो अभी हम बोलते हैं कि जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नॉट जस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, है ना, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, है ना। तो बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन भी होते हैं। और इसके अलावा गाइस बहुत सारे ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जो कि नेटिव लोग यूज़ करते हैं, है ना।
और अभी तो गाइज ऐसे बहुत सारे मेडिसिनली यूज़फुल प्लांट्स हैं, है ना, जो कि एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं। तो हमारे पास 25,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, है ना, जिनको अभी हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम जितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना, इन फॉरेस्ट्स को, उतना ज़्यादा हमारे पास चांसेस कम होंगे कि हम ये डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो तो ये होता है। अब दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है वो देखते हैं। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रॉड वे में सोचना, है ना। तो ब्रॉडली क्या यूटिलिटी है, यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम सर्विसेज में। तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल इकोसिस्टम सर्विसेज की, ठीक है। और इकोसिस्टम सर्विसेज की बात हमने लास्ट चैप्टर में भी करी थी गाइस, अगर आपको याद होगी। नहीं याद है तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा इकोसिस्टम सर्विसेज पे जो वीडियो है ना। और हम बोलते हैं कि जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, जैसे एक क्या सर्विस है कि जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है ना, ये अमेज़ॉन फॉरेस्ट अकेले 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और हम क्या कर रहे हैं कि इस अमेज़ॉन फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर रहे हैं, है ना। दूसरा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी एक तरीके की इकोसिस्टम सर्विस है ना। और बहुत सारे ऐसे पॉलिनेटर्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स। क्योंकि पॉलिनेशन के बिना प्लांट्स का सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। पॉलिनेशन के बिना प्लांट्स रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। स्पेसिफिकली फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, वो तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं किसी न किसी फॉर्म में पॉलिनेशन के ऊपर। अब वो चाहे एबायोटिक फैक्टर से हो या बायोटिक। और हमने ये भी पढ़ा था जब हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, मतलब जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं पॉलिनेशन के। और हम वो एनिमल्स को अगर ख़त्म करेंगे, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म करेंगे, तो प्लांट्स का अल्टीमेटली हम एग्जिस्टेंस ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही मेजर रीजंस हो गए। अब ऐसे ही हम बोलते हैं गाइस कि एस्थेटिक, है ना, बहुत सारे एस्थेटिक रीजंस होते हैं। क्या मतलब एस्थेटिक रीजन से, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लेजर्स होते हैं जो हम इस डाइवर्स इन्वायरमेंट की वजह से लेते हैं। जैसे अगर आप किसी फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है ना। या फिर अगर आप स्प्रिंग में बहुत सारे फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए देख रहे हैं तो भी आपको अच्छा लगता है। या अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठ रहे हैं और आपको बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है ना, आपको बुलबुल के बोलने की आवाज़ आ रही है, तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो हम इन चीज़ों पे कोई प्राइस टैग तो नहीं लगा सकते, है ना, इसका कोई प्राइस तो नहीं है जो हम पे कर सकते हैं। बट अगर ये ख़त्म हो गया, है ना, तो बेसिकली जो एस्थेटिक वैल्यू है पूरे इकोसिस्टम की, है ना, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग लेवल पर, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये भी है। और इसके अलावा गाइस जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है एथिकल आर्ग्यूमेंट, है ना। और हम क्या बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारा एक मिशन होना चाहिए, है ना। मतलब कि इतने सारे प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रोब्स से हम फ़ायदा लेते हैं, है ना। तो हमारे लिए हम एक ये मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि हम उनके वेलबींग का ध्यान रखें, है ना। और हम ये जो बायोलॉजिकल लेगेसी हमें मिली है वो फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करें एज इट इज़, अच्छे फॉर्म में। हम आगे की जनरेशन को भी ये रियलाइज़ करवाएं कि कितने लकी हैं वो कि इतने डाइवर्स एनवायरनमेंट में उनको रहने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से हम एग्जैक्टली कंजर्व कर सकते हैं इसको, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं गाइस दो तरीका होता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। दो तरीका होता है, एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू।
इन सीटू का क्या मतलब है? इन सीटू का मतलब है कि ऑन साइट कंजर्वेशन, इसको हम बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन, और इसको बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन में क्या होता है कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं, यहाँ हमें ये समझना होगा कि जिस जगह पर, है ना, ऑन साइट का क्या मतलब है कि पूरा जो इकोसिस्टम है जहाँ पर वो रह रहे हैं उसको ही हमने कंजर्व कर दिया, है ना, मतलब इंटायर फॉरेस्ट अगर कंजर्व कर दिया, ठीक है, तो वो ऑन साइट कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसको कंजर्व करने के लिए क्या किया, हमने इसको कंजर्व करने के लिए ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, और इनको हमने बोला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, और हमने बोला कि यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल, है ना, यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। और दूसरी चीज़ हमने बोला कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है। क्या मतलब है एंडेमिज्म का? एंडेमिज्म का मतलब है कि जो स्पीशीज़ इन हॉटस्पॉट्स में हैं, है ना, जो भी स्पीशीज़ इन हॉटस्पॉट में हैं वो कन्फाइंड हैं इसी रीजन में और कहीं और नहीं मिलते हैं, मतलब कि एक्सक्लूसिव, है ना, एक्सक्लूसिव स्पीशीज़ हैं इन रीजन्स में। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज़ है, मतलब कि वो स्पीशीज़ सिर्फ इसी रीजन में मिलेगा। तो अगर आप इन रीजन्स को हार्म पहुंचा रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, वो स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर रहे हो, है ना, और आप नेचर का बैलेंस बिगाड़ रहे हो। अब इनिशियली क्या आएगा, इसके 25 हॉटस्पॉट्स, ऐसे 25 हॉटस्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए और बाद में 9 और इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो टोटल 34 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, अब ये हॉटस्पॉट्स जो हैं इनमें 3 हॉटस्पॉट इंडिया में है। ठीक है, और ये 3 हॉटस्पॉट कौन से हैं? तो पहला तो हॉटस्पॉट है आपका वेस्टर्न घाट के साइड में, है ना, और हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के साइड में है। ठीक है, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन में, और तीसरा है हिमालयन रीजन में। ठीक है, और ये ऑल्दो ये जब हम हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं तो ये हम बोल रहे हैं 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं टोटल, और ये जो है ना ये लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा रिच हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में। ठीक है, और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में ही सेक्रेड ग्रूव्स बोले जाते हैं, जो खासी जयंतिया मेघालय में, अरावली हिल्स जो है आपके राजस्थान में, या वेस्टर्न घाट्स जो है कर्नाटका महाराष्ट्र में, है ना, एमपी के बहुत सारे रीजन्स में, मध्य प्रदेश, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं और ये बहुत ही रिच इन डाइवर्सिटी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन। दूसरा जो कंजर्वेशन होता है उसको बोलते हैं एक्स सीटू और ऑफ साइट कंजर्वेशन। इसमें क्या आ जाता है, इसमें बेसिकली आते हैं वो वाले रीजन्स जहाँ पर हमने जो भी थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, है ना, उनको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक स्पेशल सेटिंग में रख दिया है जहाँ पर हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और केयर भी कर सकते हैं। और हम ये रीजन इस तरीके से बनाते हैं कि उनको वो कहीं ना कहीं अपने खुद के हैबिटेट से सिमिलर लगे, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जूलॉजिकल पार्क्स, आप गए होंगे, है ना, तो जूलॉजिकल पार्क्स जो हम देखते हैं, या प्लांट्स के लिए जो हम बोटैनिकल गार्डन्स बनाते हैं, है ना, या फिर हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाते हैं। तो ये जो सारे आपको
जगह दिखती है ना। ये क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट तो नहीं होता है स्पीशीज़ का, बट ओपन हैबिटेट होता है जहाँ पर वो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं और हम उनको केयर भी दे सकते हैं, है ना। तो ये भी गाइज एक जैसे एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का, जो ऑफ साइट कंजर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। अब गाइज एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, और उसका कंजर्वेशन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसकी वजह से सबसे पहली बार, है ना, जो इंटरनेशनल समिट हुई थी जिसको बोलते हैं दी अर्थ समिट, है ना, ये रियो डी जेनेरो में हुई थी 1992 में, जहाँ पर बहुत सारे नेशंस ने, है ना, अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने के लिए काम करना शुरू किया था। और इसके बाद नेक्स्ट ये इवन 2002 में भी हुई थी, है ना, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग में, जहाँ पर 190 कंट्रीज़ ने ये प्लेज करा था कि वो कमिटमेंट दिखाएंगे, है ना। और उन्होंने कुछ टारगेट सेट करे थे 2010 तक अचीव करने के। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी सारी कंट्रीज़ काम कर रही हैं किसी चीज़ पे, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन। और हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करना है इसके लिए। तो गाइस आई होप आपको ये टॉपिक ओवरऑल समझ आया होगा, क्योंकि ये बोर्ड्स का भी पार्ट है ना। आपको बोर्ड के लिए भी ये पढ़ना है, ये हटाया नहीं गया है जो इस बार बोर्ड्स का सिलेबस है उससे, ठीक है। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। और आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, आप या तो कमेंट में वीडियो के डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।